गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस जीके पे बेस्ड भी हैं, लेकिन अगर स्पेशली मैं इनको देखूँ एक इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट होने के नाते, तो ये क्वेश्चंस जो हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर में हमें बहुत हेल्प करेंगे। स्पेशली उत्तराखंड एलडी लेक्चरर या किसी भी टीचिंग एग्जाम की बात करें जिसमें इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है, तो देखिए ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो पहले नंबर का अगर हम बात करें, जो इसमें कुछ हमारे पास जो पॉइंट्स हैं मैं उनको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, तो मैंने वहीं से इन क्वेश्चंस को लिया है। तो इसमें जैसे पहले नंबर का हमारे पास जो वर्क देखने को मिलता है, उसमें एक इसको देखिए मानसी करके है, ठीक, आप इसको मानसी भी बोल सकते हैं, मानसी करके है। तो ये वर्क किसका है, इसकी अगर बात करें तो ये वर्क है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। किसका वर्क है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का वर्क है ये। रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये वर्क है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी बात करेंगे। तो इनको अगर बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर तो आप जानते ही हैं, जनगण मन के लिए तो जाने जाते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इनको नोबेल प्राइज मिल रखा है 1913 में। कब मिल रखा है इनको नोबेल प्राइज? 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ये फर्स्ट कौन से हैं? फर्स्ट नॉन यूरोपियन इनको कहा जाता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, फर्स्ट नॉन यूरोपियन। फर्स्ट नॉन यूरोपियन, ये पहले नॉन यूरोपियन है टू रिसीव द नोबेल प्राइज। नॉन यूरोपियन का मतलब हो गया एशियन है, ठीक। और इसमें बात करें तो गीतांजलि के लिए मिला हुआ है इनको, गीतांजलि के लिए इनको मिला हुआ है 1913 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो गीतांजलि जो वर्क है वो इंग्लिश में ओरिजिनली कब पब्लिश हुआ, ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आपका भी कुछ काम है। ये पॉइंट्स आपको अपने जो आपके नोट्स की अपनी डायरी है उसमें आपको नोट डाउन करने हैं। अगर आपको ऑलरेडी आते हैं तब तो और भी अच्छी बात है। तो मानसी करके है। इसके अगर हम बात करें तो इसका इंग्लिश नेम क्या है? मेंटल इमेजेस। इसका अगर इंग्लिश नेम की बात करें तो मेंटल इमेजेस करके है, मेंटल इमेजेस करके देखने को मिलेगा। और ये जो मानसी करके है ये बांग्ला में है। बांग्ला में ये वर्क देखने को मिलता है। बांग्ला में क्या है? बंगाली जो है पोइट्री कलेक्शन है, बंगाली पोइट्री बुक है, ठीक है। पोइट्री की एक बुक है जो कि 1890 में पब्लिश हुई थी। कब हुई थी? 1890 में ये पब्लिश हुई थी। बंगाली जो है पोइट्री की बुक है ये, और 1890 में पब्लिश हुई थी। और इंग्लिश में इसका अगर बात करें, इसका नेम क्या है? मेंटल इमेजेस करके है, या ये हमें दिखने को मिलता है माइंड्स, द माइंड्स क्रिएशन करके भी इसका अदर नेम है। द माइंड्स क्रिएशन करके भी हम इसको बोल सकते हैं, द माइंड्स क्रिएशन, यानी कि मस्तिष्क की क्रिएशन, बनावट, ठीक है। ये इसका अदर नेम भी हमें देखने को मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट और यहाँ से हम क्यों ना इसके साथ साथ सीखते हुए चले। तो इनका लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो 1861 से लेके 1941 ये इनका लाइफ स्पैन है। 1861 से लेके 1941। और इसी में अगर हम बात करें तो इस जन्म जो है 7 मई को हो रखा है और डेथ हो रखी है 7 अगस्त को। 7 मई को इनका जन्म हो रखा है और 7 अगस्त को इनकी डेथ हो रखी है, ठीक है। ये कहाँ? कोलकाता में ही, ठीक। ये इतना हमें याद रखना है, 1861 टू 1941। और दूसरा हमने क्या बताया? मानसी करके है, बंगाली में पोइट्री बुक है जो कि 1890 में ये हमें देखने को मिलती है। और इसके इंग्लिश अगर नेम की बात करें तो मेंटल इमेजेस या द माइंड्स क्रिएशन करके देखने को मिलेगा। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की हम बात कर रहे हैं तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है 1913 में गीतांजलि के लिए। और मैंने ये पूछा था क्वेश्चन कि जो गीतांजलि है वो इंग्लिश में कब पब्लिश हो रखा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। अब इसके साथ साथ एक और इनका है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो इनका एक और वर्क हमें देखने को मिलता है जो फेंटन रिक्शा करके है, दी फेंटन रिक्शा करके है, ठीक। दी फेंटन रिक्शा करके हमको एक वर्क और देखने को मिलता है इनका, दी फेंटन रिक्शा करके इनका एक वर्क और है। दी फेंटन रिक्शा करके ये दूसरा इनका वर्क है। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट जो हम बात कर रहे थे, फेंटन रिक्शा की हमने बात कर ली। फेंटन रिक्शा की अगर बात करें तो इसमें क्या है? ये हमें देखने को किस रूप में मिलता है? ये एक क्या है? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज करके है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, फेंटन रिक्शा क्या है? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, कलेक्शन
ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज करके है, ठीक, फेंटन रिक्शो, द फेंटन रिक्शा एंड अदर टेल्स करके इसका पूरा वो है। और ये पब्लिश कब हो रखा है 1888 में, 1888 में पब्लिश हो रखा है। 1888 में अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो कौन से ऐसे पोएट नोवेलिस्ट हैं जिनका जन्म हो रखा है, ये आप बताएंगे। बहुत फेमस है, फिर से बोल रहा हूँ, 1818 में जन्म हो रखा है और 1965 में उनकी डेथ हो रखी है। तो कौन है वो आप बताएंगे, ठीक है। आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। 1888 में उनका जन्म हो रखा है, फिर से बोल रहा हूँ 1965 में डेथ है। कौन ऐसे पोएट है आप बताएंगे उसके उनके बारे में। फेंटन रिक्शा की बात हमने कर ली, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें मेन पॉइंट जो है नोबेल प्राइज की दृष्टि से 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और दूसरे पॉइंट की ओर बढ़े तो दूसरा, ये तो पहले नंबर था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। दूसरा हमारा पॉइंट जो हो जाएगा, हम आते हैं बात करेंगे द ओल्ड मैन एंड सी के बारे में। द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी, ओल्ड मैन एंड द सी करके है, ठीक, ओल्ड मैन एंड सी करके है, ठीक। दे यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा यूज कर दिया, सुपरफ्लुअस जिसको बोलते हैं, ठीक। द ओल्ड मैन एंड सी करके यहाँ पे हमें वर्क देखने को मिलता है। तो ये किसका वर्क है, ये वर्क है किसका, अर्नेस्ट हेमिंगवे का, अर्नेस्ट हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे, हेमिंगवे का ये वर्क है, अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट का मतलब होता है अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, इट्स माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, मेरी क्या है विनम्र विनती है। अर्नेस्ट का मतलब होता है विनम्र। अर्नेस्ट हेमिंगवे की अगर बात करें तो इनका वर्क है द ओल्ड मैन एंड सी। और अर्नेस्ट हेमिंगवे को कब मिल रखा है, अगर इस वर्क के पब्लिकेशन की बात करें तो 1952 में ये पब्लिश हो रखा है, 1952 में पब्लिश हो रखा है। कौन सा, ओल्ड मैन एंड सी। इसके लिए 1952 में ही एक और पॉइंट यहाँ पे हम नोट डाउन कर सकते हैं, पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है। कौन सा प्राइज मिल रखा है, पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है। इसके लिए कौन सा प्राइज मिला हुआ है, 1952 में ही ये ओरिजिनली पब्लिश्ड है। और इसके साथ साथ पुलित्जर प्राइज भी मिला हुआ है, किसको, अर्नेस्ट हेमिंगवे की हम बात कर रहे हैं। और इसी वर्क के लिए अगर बात करें, या ये इसके लिए तो ठीक है 1952 में पुलित्जर प्राइज मिला, और इनको और भी एक प्राइज मिला हुआ है। वो कौन सा प्राइज है उसको भी हम यहाँ पे बात करेंगे उसके बारे में, वो है नोबेल प्राइज। कौन सा प्राइज है, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज से रिलेटेड एक ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है जिसमें हमने पोएट्स, उनके मेन वर्क्स, कुछ केसेस में क्या होता है किसी स्पेशल वर्क के लिए भी नोबेल प्राइज मिल जाता है, लेकिन अगर बात करें ओवरऑल दिया जाता है। लेकिन नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ है कब, 1954 में। कब मिला हुआ है, 1954 में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। 1954 में अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। किस वर्क की हम बात कर रहे हैं, ओल्ड मैन एंड सी की बात कर रहे हैं। और इसके लिए पुलित्जर प्राइज कब मिला हुआ है इनको, 1952 में मिला हुआ है। तो ये थी बात अर्नेस्ट हेमिंगवे की, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो हमारा हो जाएगा। और ये इसके साथ साथ एक और मेन पॉइंट है इनके बारे में अगर हम लर्न करना चाहें, अर्नेस्ट हेमिंगवे का जन्म, इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन है 1899 से लेके 1961 तक, 1899 से लेके 1961 तक। अब आपको कैसे याद करना है इसको, इसके लाइफ स्पैन को, देखिए 1961 इससे मिलता जुलता अभी हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया था। देखिए 1861 में हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म होता है, और 1961 में किसकी डेथ होती है, अर्नेस्ट हेमिंगवे की। कोरिलेट करना पड़ेगा, और ये एक बार इन चीज़ों को देख के नहीं होगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ नोट डाउन कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। बहुत से साथी कहते हैं कि सर इतने सारे पॉइंट्स आप बता देते हैं कि कंफ्यूजन होने लग जाता है। कंफ्यूजन कब होता है ना, जब हम एक बार किसी चीज़ को देखते हैं। एक बार में कभी भी कोई चीज़ फाइनल नहीं होती है। कभी भी आप किसी के बताए रास्ते पे चलते हैं, आगे से कोई अगर लीड कर रहा है आपको, तो आप उसका अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन ये मत मानिए कि आपको जो है वो चीज़ें याद होगी। बहुत सारे साथी ये भी कहते हैं कि जब वो यूट्यूब पे जब क्लासेस को देखते हैं तो यहाँ पे तो आंसर निकल जाते हैं, एग्जाम में नहीं निकलते। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पे हम क्या, कोई भी अगर जो टीचर है या जो गाइड कर रहा है वो क्या करता है, आपको हिंट देता है, उसके बेस पे आपसे वो निकाल देते हैं आंसर। लेकिन एग्जाम में आपको हिंट वहाँ पे नहीं मिलता है। हिंट अगर मिल जाए तो तब तो इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे आसान तरीका होता है जो भी पॉइंट्स बताए जाते हैं उनको नोट डाउन करके कहीं नोटबुक में, उसके बाद उनका रिवीजन किया जाए एक बार, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर से बोलूँगा, डिफिकल्ट कौन सी चीज़ होती है,
Nothing is impossible in this world. Everything is possible. Only impossible we can say those things which we are not able to do, otherwise we don't want to do. जिनको हम नहीं करना चाहते हैं या जिनको हम कर नहीं सकते. कर ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर सकते. We will have to practice. हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. प्रैक्टिस ही जो है परफेक्शन दिलाते हैं. तो एक चीज़ कही जाती है कि इम्पॉसिबल कुछ होता नहीं है. कोई भी चीज़ हमें टफ कैसे लगती है, डिफिकल्ट कब लगती है? व्हेन वी डू नॉट ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते. इफ वी ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इट बिकम्स ईजी. ये क्या बन जाती है, फिर आसान बन जाती है. तो आसान और टफ कुछ नहीं होता है. किसी भी काम को हम करने लग जाते हैं, उसका सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं तो आसान हो जाता है. नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो डिफिकल्ट हो जाती है. तो ये था लाइफ स्पैन के बारे में बात की हमने, ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे. ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे. अब इसको हमें इरेज करना पड़ेगा. अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लिश लिटरेचर की बात चल रही है. तो इंग्लिश लिटरेचर में हमने यहाँ पे दूसरा पॉइंट पोल मैन एंड सी के बारे में बोला. अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया है. 1952 में पब्लिश होता है ओरिजिनली, और 1952 में ही इसके लिए इनको क्या मिलता है, पुलित्जर प्राइज मिलता है. और ये क्या है, इसमें हमने लिखा है, देखिए ये जो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज इनको मिल रखा है 1954 में. और इनका लाइफ स्पैन की बात करें 1899 में, 1961 में इनकी डेथ होती है. इसको 1961 को हमने कंपेयर कराया था 1861 से, जहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म होता है. ठीक. और इसके अलावा बात करें तो ये अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं. अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बात करें तो अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं. और अमेरिकन लिटरेचर के बारे में तो आपको पता है. अब अमेरिकन की बात आ गई तो अमेरिकन से हम कुछ पॉइंट यहाँ पे और डिस्कस करेंगे. अमेरिकन पोएट या राइटर्स की लिटरेचर की बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम आपने सुना होगा. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम हमने जैसे एनसीईआरटी की सीरीज चलाई हुई थी, उसमें भी हमने बताया था. तो एनसीईआरटी में जो स्पेशली हमारे पास जो इनकी क्रिएशंस हैं, जो पोम्स हैं, इसमें अगर हम बात करें फायर एंड आइस करके है. देखिए क्या है, ये एक रिवीजन क्लास आपके लिए हो सकती है. फायर एंड आइस करके. इसके अलावा डस्ट ऑफ स्नो करके है. डस्ट ऑफ स्नो करके है. और क्लास 9th में द रूट नॉट टेकन, द रूट नॉट टेकन करके है. और रोड साइड स्टैंड आपको देखने को मिलेगी 12th में. रोड साइड स्टैंड ये मेन है. ठीक है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात चल रही है. और इसके अलावा अगर अमेरिकन में दूसरे पोइट की बात करें, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी जिनको बोला जाता है, वॉल्ट व्हिटमैन है. बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है. फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है. और अगर इनके पोम की बात करें तो एनसीईआरटी में जो इससे पहले हमें देखने को मिलती थी क्लास 10th में, एनिमल नाम से इनकी पोम देखने को मिलती थी हमें. वॉल्ट व्हिटमैन, ये भी अमेरिकन है. तो ये था अमेरिकन लिटरेचर के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे बात की. अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की. नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम जाए तो अगला पॉइंट हमारे पास है सेल्टिक ट्विलाइट करके. ठीक. कैल्टिक भी बोलते हैं कुछ साथ ही इसको, सेल्टिक ट्विलाइट. ठीक. ट्विलाइट चमकना. ठीक. तो सेल्टिक ट्विलाइट की बात करें तो ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ एसे है. ठीक है. बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एसेज करके. सेल्टिक ट्विलाइट के बारे में बात कर रहे हैं. वॉल्यूम ऑफ एसेज, वॉल्यूम ऑफ एसेज हो गया. ठीक. और अगर बात करें तो किसका है ये है विलियम बटलर ईट्स का. विलियम बटलर ईट्स का है. डब्ल्यू ईट्स जिनको बोलते हैं. ठीक है. और डब्ल्यू ईट्स के बारे में एक पॉइंट और बताएं तो इनको स्लीगो पोएट कहा जाता है. स्लीगो पोएट इनको कहा जाता है. और इसकी अधिकतर अगर बात करें तो इनको मिला है नोबेल प्राइज का मिला है. नोबेल प्राइज की अगर बात करें, नोबेल प्राइज इनको मिला है 1923 में. स्लीगो पोएट इनको कहा जाता है. सेकंड कमिंग करके इनकी पोम आपने सुना होगा, द सेकंड कमिंग करके. ठीक. विलियम बटलर ईट्स. और ये आयरलैंड से बिलोंग करते हैं. कहाँ से करते हैं? आयरलैंड से. आयरिश ही. ये क्या है? आयरिश पोएट, प्ले राइट भी. ठीक. तो इनके बारे में हम बात करते हैं. 1923 में इनको मिल रखा है. आयरलैंड की जब बात आती है तो आयरलैंड के हमें 3 पोएट देखने को मिलते हैं. जीबी शॉ, डब्ल्यू बी ईट्स और तीसरा है
हमारे सीमस हीनी साहब, ठीक है, सीमस हीनी। अब देखो जीबी शॉ को बात करें, ये आयरलैंड के हैं, आयरिश हैं, तो इसमें नोबेल प्राइज की बात करें, तीनों को नोबेल प्राइज मिला है। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इनको 1923 में मिल रखा है, इनको 1925 में मिला हुआ है, और इनको मिला है 1995 में। एक एक बात की बात करें, जीबी शॉ, मैन एंड सुपरमैन, जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद, मैन एंड सुपरमैन, जिसमें लाइफ फोर्स थियरी का भी जिक्र हो रखा है, ठीक। इसके अलावा लाइफ क्या कहते हैं, मैन एंड सुपरमैन। और दूसरा अगर बात करें डब्ल्यू के बारे में, हमने बोला सेकंड कमिंग और सेल्टिक ट्विलाइट, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें, इनको सिलिको पोएट भी कहा जाता है। तीसरा सीमस हीनी की बात कर रहे थे, 1995 में मिल रखा है, और वियोल्फ का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है इन्होंने। क्या किया है? इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वियोल्फ, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वियोल्फ, वियोवुल्फ बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये वियोल्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रखा है किसने? सीमस हीनी ने कर रखा है वियोल्फ का, ये आपको याद रखना है। तो ये था किसके बारे में? विलियम बटलर येट्स के बारे में, वॉल्यूम ऑफ एसेज सेल्टिक ट्विलाइट, ठीक। ये हमने मेन पॉइंट बता दिया, इसके बारे में कोई पॉइंट छूटे ना। 1893 में ये अपीयर हुआ था। कब हुआ था? 1893 में, 1893। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ शिकागो धर्म सम्मेलन की जैसे मेरे को याद आ रही है, अगर मैं सही हूँ तो, विवेकानंद जी की, ठीक, 1893, तो उससे आपको रिलेट कर सकते हैं सेल्टिक ट्विलाइट को, ठीक। यहाँ पे चमक गए थे, ऐसे याद रखना, विवेकानंद जी, तो वहाँ से इसको कोरिलेट आप कर सकते हैं। तो इसी में अगर अन्य पॉइंट्स जो बन सकते हैं हमारे, वो क्या बन सकते हैं इसमें? डब्ल्यू ईट्स के बारे में अगर बात करें तो इनके लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं। तो इनका लाइफ स्पैन 1865 से लेके 1939, 1865 से लेके 1939। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का हमने याद किया था, 1861 में जन्म हुआ था, 1941 में डेथ हो गई थी। 1861 के बाद अगर 4 साल बाद अगर बात करें तो 1865 में किसका जन्म हो रखा है? विलियम बटलर येट्स का हो रखा है, ये आप याद कर सकते हैं। उनका 1941 में डेथ हुई थी, इनकी 1939 में हुई थी, ठीक। 1939 को कैसे याद करेंगे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1939 से। तो विलियम बटलर येट्स की डेथ भी 1939 में हो रखी है। आयरिश है, याद रखिएगा। 1923 में नोबेल प्राइज मिला है, सेकंड कमिंग के लिए जाने जाते हैं। सेल्टिक ट्विलाइट, स्लीगो पोएट, और हमने कंपेयर कराया आयरलैंड के हैं। आयरलैंड से हमने कंपेयर 3 पोएट्स को, यहाँ पे प्लेराइट्स को कराया, जिसमें जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, 1925 में इनको नोबेल प्राइज मिल रखा है। किसको? जीबी शॉ को। मैन एंड सुपरमैन मैंने आपको एक क्रेशन बता दी। डब्ल्यू ईट्स, स्लीगो पोएट, 1923 में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। सीमस हीनी की बात की, 1995 में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और सीमस हीनी किसके लिए जाने जाते हैं? इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वियोल्फ, इसके लिए जाने जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो हम यहाँ पे एक एक राइटर को, इंडियन लिटरेचर या अमेरिकन लिटरेचर, ब्रिटिश तो ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है बहुत हद तक, अमेरिकन और इंडियन पे भी बनाई हैं वीडियोज। हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर थोड़ा सा एडजस्ट कर सको तो नॉलेज में कमी नहीं होगी, फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन हैंड रिटन है, राइटिंग का थोड़ा फर्क पड़ सकता है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उनको भी यहाँ बोर्ड टीचिंग के जरिए यहाँ पे एक एक पॉइंट उनका भी कवर करा सकता हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स मायने रखता है आपका, ठीक। देखिए नेक्स्ट हमने बात कर ली, इसमें ओल्मेडेंसी की बात कर ली हमने, मानसिक की बात कर ली, और मानसिक जिसको माइंड्स क्रिएशन या मेंटल इमेज कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात की हमने, और फेंटन जिक्सॉ की बात कर ली हमने। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, दी गुड अर्थ करके, दी गुड अर्थ, दी गुड अर्थ। देखिए मुझे बहुत शौक है चीज़ों को सीखने का, स्पेशली लिटरेचर, ग्रामर का तो शौक है। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है, स्पेशली अगर इंटरेस्ट की बात करूँ, सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को इन सब्जेक्ट के अतिरिक्त भी साइकोलॉजी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। इसके साथ साथ साइंस से रिलेटेड भी 6, 7, 8, 9, 10th में भी थोड़ा बहुत, जिस बच्चे को जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आती है, मैं अपनी बात करूँ तो स्पेशली बुक की ज़रूरत होती है अदर सब्जेक्ट में, जो अपना सब्जेक्ट में, तो डिफाइन माई सेल्फ इजीली हम कर सकते हैं।
थोड़ा उसके बारे में नॉलेज गेन करना पड़ता है और मज़ा भी आता है। सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है ना, इसमें बहुत मज़ा आता है, इसीलिए मैं इस लाइन में हूँ। मुझे फिर से बोलता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे साथी पूछते हैं कि सर किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरे लाइफ का एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक नॉलेज गेन करूँ और जितने भी स्टूडेंट जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, ताकि उनको कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन उनको दे पाऊँ। इसमें जो असीम आनंद की अनुभूति होती है, शायद वो मैं बता नहीं सकता उनको। ठीक, तो नॉलेज गेन कीजिए, सिलेक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक, द गुड अर्थ की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सीखने लायक चीज़ क्या है। अर्थ पृथ्वी है, ठीक है, नाउन और उसकी विशेषता बता रहा है, गुड एडजेक्टिव है। ठीक, और द की बात करें, वैसे तो आर्टिकल है डेफिनिट, और यहाँ पे हम इसको किस में डाल देंगे, इसको सो कॉल्ड एडजेक्टिव पहले कहा जाता था, अब इनको क्या कह दिया जाता है, डिटर्मिनर्स कहा जाता है। ठीक, तो ये तो थी दी गुड अर्थ की बात। और ये क्रिएशन किसकी है, पॉल एस बक। पॉल एस बक की ये क्रिएशन है। पॉल एस बक की बात करें, नोबेल प्राइज, फिर से बोल रहा हूँ, 1938 में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। पॉल एस बक की हमारी बात चल रही है, ठीक है, दी गुड अर्थ। और ये पब्लिश कब हो रखा है, ये है क्या, पहले इसका जॉनरा क्या है, नोवेल है। इसका जॉनरा क्या है, नोवेल है। और ये पब्लिश कब हो रखा है, 1931 में पब्लिश हो रखा है। कब पब्लिश हुआ है, 1931 में। और इसका जॉनरा क्या है, नोवेल है, उपन्यास है, पॉल एस बक के द्वारा। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, पुलित्जर प्राइज मिल रखा है। 1931 में पब्लिश, 1932 में पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिए, पुलित्जर प्राइज। अब पुलित्जर प्राइज से रिलेटेड मैं आपको भूलने नहीं दूंगा जो पॉइंट मैंने इससे पहले बता रखे। पुलित्जर प्राइज की हमने बात की 1952, हमने अभी एक वर्क डिस्कस किया था, द ओल्ड मैन एंड सी। किसका था, अर्नेस्ट हेमिंगवे का। अर्नेस्ट हेमिंगवे का था। और अर्नेस्ट हेमिंगवे की हमने बात की थी उनके लाइफ स्पेन की, 1899 से लेके 1961 तक। और इन्हीं की अगर बात करें, जो ओल्ड मैन एंड सी है, इसके लिए 1952 में पब्लिश भी हुआ था ओरिजिनली, और पुलित्जर प्राइज भी मिला हुआ था। 1954 में जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ था। ठीक, और अब दूसरे पुलित्जर प्राइज की बात चल रही है हमारी, द गुड अर्थ के लिए किसको मिला है, पॉल एस बक को मिला है। 1932 में पुलित्जर प्राइज मिला है, 1931 में ये पब्लिश हो रखा है। अब पॉल एस की बात करें तो इनको 1938 में क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है। नोबेल प्राइज साहित्य अकेडमी की आपको तो अलग से लिस्ट इनकी मिलेगी और इनकी वर्क्स भी मिलेंगी। इसके साथ साथ अगर बात करूं, पोएट लॉरेट कौन कब रहा, कौन से टाइम पीरियड में, ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। सेपरेट वीडियोज हैं, बनी हुई हैं वीडियोज। देखिए फर्क नहीं पड़ता है व्यूज कितने आए, मैं विश्वास करता हूँ क्वालिटी एजुकेशन पे। जितना भी देने की कोशिश करता हूँ उसके बारे में पहले सारे पॉइंट में नोट डाउन कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मेरे को आता है, सारी चीज़ें तैयार रहती हैं, उसके बाद जाके उन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जिन चीज़ों पे मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस हो। जिन चीज़ों पे नहीं होता है उनको मैं छोड़ देता हूँ। कुछ जैसे मैं देख रहा था परसों, एक वर्क था रेप ऑफ द लॉ, उसमें भी किसी हमारे साथी ने कमेंट किया हुआ था कैंटोज के बारे में, तो उसका आंसर भी मैंने वहाँ पे दिया था। उन्होंने क्या होगा, उन्होंने उसमें उसके अलग अलग वो आ रखे थे, 19 सॉरी उसमें जैसे 1712 14, उसमें अलग अलग पहले कितने कैंटोज आए थे, बाद में कितने आए थे। उन्होंने एक ही को पढ़ा तो डायरेक्ट उन्होंने उसका आंसर दे दिया, लेकिन हमने उसका पूरा सीक्वेंस वाइज बताया था कितने कैंटोज कब आए थे करके। ठीक, तो किसी भी वर्क को या किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले उसके बारे में डिटेल में जान लेता हूँ, तब जाके शेयर करता हूँ। मैं खुद भी चीज़ों को सीखता हूँ और आपके साथ भी शेयर करता हूँ। अब देखिए पॉल एस बक की बात चल रही थी, 1938 में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। थोड़ा सा स्लो मोशन में आज इसलिए चल रहा हूँ, सर्दी जुकाम फिर से थोड़ा सा स्वास्थ्य ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ऑफलाइन क्लासेस के जरिए 7 से 8 बैच हम यहाँ पे चलाते हैं, उसके बाद भी ये जो है लिटरेचर की क्लास यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी कल की बात करूँ तो कल भी यहाँ पे एलटी लेक्चर की कोचिंग के लिए पूछने आए थे, तो इससे पहले भी
दिक्कत क्या आती है जब ऑलरेडी बैच चल रहे होते ना, तो फिर नया बैच स्टार्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो ये लिटरेचर का बैच है, जब ये हम ऑफलाइन में भी यहाँ पे चलाएंगे तो उससे पहले मैं अनाउंस कर दूंगा। हमारा जो है अपना पेज है साई इंग्लिश क्लासेस बाय क्रिस पालीवाल करके, उसमें मैं अधिकतर कोचिंग सेंटर से रिलेटेड पोस्ट वहाँ पे अपलोड करता हूँ, यानी कि जो भी पैम्पलेट वगैरह है वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें गुड अर्थ की बात चल रही थी। पॉल एहस्बर्ग की 1932 में इसके लिए पुलित्जर प्राइज मिला है, 1931 में ये पब्लिश हो रखा है, ठीक, 1931 में पब्लिश हो रखा है, और 1938 की बात करें तो नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो ये थी गुड अर्थ की बात, ये नोबेल है। अब नोबेल से रिलेटेड इसके 5 जो है एलिमेंट्स होते हैं नोबेल की, मैं यहीं पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। PCNST। P फॉर होता है प्लॉट, C फॉर होता है कैरेक्टर, N फॉर होता है नरेशन, S फॉर होता है सेटिंग, T फॉर होता है थीम। थीम जिसको विषय वस्तु बोलते हैं, जो मैसेज है, सेंट्रल मैसेज है, ठीक है। तो मतलब क्या मैसेज दे रहा है, क्या शिक्षा में दे रहा है, ठीक है। सेटिंग का मतलब प्लेस, वेयर इट टेक्स प्लेस, जहाँ पे ये घटित हुआ है, ठीक, प्लेस से रिलेटेड है, ठीक है, स्थान से। नरेशन वर्णन टेक्निक होती है, नरेटिव टेक्निक होती है, ठीक है, जिसमें आपने अलग अलग टेक्निक्स के बारे में सुना होगा, ठीक। कैरेक्टर एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, ठीक है, E.M. फॉस्टर का, जिसमें 2 टाइप के कैरेक्टर उन्होंने बता रखे हैं, राउंड एंड फ्लैट, फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर। मैं इसी पॉइंट को कहाँ कंपेयर कर रहा हूँ, फ्लैट का मतलब है फ्लैट, फ्लैट सरफेस से बोलते हैं ना क्रिकेट की लैंग्वेज में, सरफेस कैसा है, फ्लैट। फ्लैट एक सीधी रेखा पे चलेगा, तो सीधी रेखा पे चलेगा तो हीरो है, सीधी रेखा पे चल रहा है, ठीक है, सीधी रेखा पे चल रहा है तो हीरो है, जिसको हम मूवी की लैंग्वेज में बोलते हैं। और इंग्लिश लिटरेचर की लैंग्वेज में इसी को क्या बोलेंगे, प्रोटेगनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट, ठीक है, प्रोटेगनिस्ट, ठीक। और दूसरा होता है क्या, राउंड कैरेक्टर, बातों को घुमा फिरा के वो करेगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। राउंड का मतलब घुमा फिरा के, और घुमाएगा फिराएगा कौन आपको, जो शातिर होगा, जो चालाक होगा, यानी कि विलेन। राउंड का मतलब किससे हो जाएगा, विलेन से। राउंड का मतलब किससे हो जाएगा, विलेन से हो जाएगा। और मूवीज की बात करता हूँ, विलेन से हो जाएगा। और इसी को अगर आप लिटरेचर की भाषा में बात करें, विलेन की बात करें, तो उसको बोलते हैं एंटागनिस्ट। क्या बोलते हैं, एंटागनिस्ट बोलते हैं किसको, जिसकी हम बात कर रहे हैं राउंड कैरेक्टर की, विलेन। तो ये तो था कैरेक्टर के बारे में, ठीक। प्लॉट क्या होता है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। PCNST आपको याद रखना है, नोबेल के 5 एलिमेंट्स। अब इसमें हम कैरेक्टर की बात कर रहे थे। कैरेक्टर में हमने बात की थी राउंड और फ्लैट की, ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, इसमें ये हमें देखने को मिलता है। इसमें हम बात कर रहे थे प्लॉट की। प्लॉट, एक प्लॉट तो होता है षड्यंत्र, इसकी एक मीनिंग होती है षड्यंत्र, ठीक है। दूसरी मीनिंग होती है जमीन का टुकड़ा, ठीक है, प्लॉट लेना, ठीक है। तीसरा प्लॉट होता है नॉन लीनियर सीक्वेंस, नॉन लीनियर सीक्वेंस ऑफ स्टोरी, यानी कि किसी कहानी का या किसी नोवेल का स्टोरी और प्लॉट, तो इन दोनों को मैं कंपेयर करा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए स्टोरी और प्लॉट, ये नॉन लीनियर होगा और स्टोरी क्या होगी, लीनियर, एक सीधी रेखा में चलेगी, ठीक। लीनियर चलेगी सीधी रेखा में, स्टोरी सीधे सीधे बताई जाएगी। जैसे मैं आपको किसी की कहानी बता रहा हूँ तो आप उसमें गैस लगा के समझ जाएंगे कि हाँ इसके अंत में क्या हुआ होगा। अब बात चलती है प्लॉट की। प्लॉट की बात चल रही है तो नॉन लीनियर होता है। देखो कभी इसमें अभी आप जैसे प्रेजेंट का दिखाया जा रहा है, पहले हम मूवी देखते हैं तो अभी प्रेजेंट का दिखाता है, हीरो बिल्कुल कर रहा होता है, ठीक है, जो भी काम कर रहा होता है, ये एंटी हीरो है। तो जैसे मिथुन चक्रवर्ती की मूवी में आपने देखा होगा, एंटी हीरो में, उसी में उनका एक एग्जांपल देता हूँ जब किसी को भी बताना हो तो, क्या वो काम तो उनके जो है गलत है,
लेकिन उनकी मनसा जो है, उनका इंटेंशन जो है वो अच्छा है। अमीर लोगों से चोरी करके, लूटपाट करके गरीबों को दान कर देना, एंटी हीरो। अब इसमें हम बात कर रहे हैं, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, किसमें, प्लॉट की। प्लॉट में प्रेजेंट की बात करें तो उसमें दिखाया जाता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, या कुछ ऐसा अदर एक्टिविटीज कोई कर रहा होता है कि क्यों गुंडा बना एक हीरो, तो उसके बारे में बताया जाता है। फिर उस प्रेजेंट से सीधे कहाँ दिखा दिया जाता है, उसका पास्ट पे ले चलते हैं वो हमें, फिर दिखाते हैं कि इसके साथ बचपन में ये चीजें हुई थी, इसकी वजह से इसके व्यवहार में चेंज आया, व्यवहार में परिवर्तन आया, ठीक है। और व्यवहार परिवर्तन, अब पेडागोजी में आपको पता है अधिगम्य आता है अगर वो परमानेंट हो, स्थायी हो तो, ठीक। तो व्यवहार में परिवर्तन आया। अब कुछ देर बाद क्या होता है, पहले तो पास्ट में रह गए, अब इंटरेस्ट बढ़ा कि ऐसा ऐसा इसके साथ हुआ, जो देख रहा है, ठीक है, व्यूअर्स, उनका भी क्या होगा, उनका भी इंटरेस्ट इसमें, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, जिज्ञासु होंगे, वो जानने की इच्छा रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, फिर वो हीरो सपनों में खो जाता है। जैसे इसके लिए एग्जांपल मैं आपको दूं, मैं मूवी नहीं देखता, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी बहुत पहले भी, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है मूवीज देखना यानी कि बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम है। 3 घंटा वहाँ पे खर्च करने से अच्छा है कुछ सीख लेंगे या किसी को सिखा देंगे, या कुछ नहीं है तो अपना आराम से रेस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इसी में फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर में क्या होता है, उसमें आपने देखा होगा मुझसे शादी करोगी वाला जो गाना है, उसमें वो खो जाता है सपनों में, बाद में पता चलता है ये तो सपनों में सपना देख रहा था वो, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब जानबूझ के स्टोरी को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इस तरीके से गढ़ना, उसमें गूंथना कि ताकि क्यूरियोसिटी बने रहे, इंटरेस्ट बने रहे, ठीक है। तो इसलिए ये किया जाता है, उसको प्लॉट बोला जाता है। और स्टोरी क्या होती है, सीधी सीधी कहानी आपको सुना दी जाती है, इतना सा। नेक्स्ट हमारा इसी में जो लास्ट हमारा जो आज का पॉइंट है उसके बारे में बात करें। हमने जैसे अभी हम बात कर रहे थे, क्या एक इसमें कुछ पॉइंट छूट गए हैं जो मैंने ओल्ड मैन एंड सी में वो बताया था, ओल्ड मैन एंड सी में। इसी से रिलेटेड मैं कुछ और पॉइंट भी यहाँ पे बताना चाहूंगा। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का था, ठीक है, ये तो पता है 1954 में नोबेल प्राइज, 1952 में ओरिजिनली पब्लिश्ड और 1952 में पुलित्जर प्राइज, इतना हमने जाना था। अमेरिकन नोबलिस्ट हैं, ये भी जान लिया था, ठीक। अब बात करते हैं इन्हीं के कुछ अदर वर्क। अ फेयरवेल टू आर्म्स, अ फेयरवेल टू आर्म्स भी इनका वर्क है, फेयरवेल टू आर्म्स, ठीक, ये वर्क है। इसके साथ साथ बात करें फॉर होम दी बेल टॉल्स, मेन मुद्दे पे आते हैं, फॉर होम दी बेल टॉल्स, होम दी बेल टॉल्स करके हमारे पास है, फॉर होम दी बेल टॉल्स, ये भी इनकी क्रिएशन है। और ये पब्लिश कब होता है, ये वाला अगर बात करें 1940 में पब्लिश होता है, ठीक है, पब्लिश कब है 1940 में पब्लिश है, फॉर होम दी बेल टॉल्स। इसी के अगर टाइटल की बात करें, इसका जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, इसका टाइटल जो है वो लिया गया है जॉन डन। जॉन डन का आपने नाम सुना होगा, मेटाफिजिकल पोएट है जॉन डन। जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट है, ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट है। और जैकोबियन एज में ये हमें देखने को मिलते हैं, कौन सी एज में, जैकोबियन एज की बात करें 1603 से लेके 1625, ठीक, जैकोबियन एज में आपने देखा होगा जॉन डन, ठीक। इसके बाद कैरोलिन एज आती है, फिर कैरोलिन के बाद आती है 1625 से 49 से कॉमनवेल्थ, और 1660 तक 1649 से, फिर उसके बाद हमारी रेस्टोरेशन एज स्टार्ट हो जाती है। तो एजेस के बारे में भी बताया है ऑलरेडी, उनको भी वॉच कर सकते हैं। जॉन डन की एक पोम है मेडिटेशन करके, मेडिटेशन, तो मेडिटेशन, ठीक, मेडिटेशन करके है, तो वहां से इसका टाइटल लिया गया है फॉर होम दी बेल टॉल्स का। इतना इसके बारे में जान लिया हमने, फॉर होम दी बेल टॉल्स के बारे में, ठीक। तो अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की ओर चले हम, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन। मैन एंड सुपरमैन की बात करें तो किसका वर्क है, जीवी शॉ का, जॉर्ज बर्नार्ड
शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। इससे पहले वाले में मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। जो हमारे पास मैंने जॉन डन की बात की, जब मैं कॉलेज में था उस टाइम पे हमारा जहाँ जहाँ हमने कॉलेज किया तो वहाँ पे कोई प्रोफेसर वगैरह तो थे नहीं इंग्लिश के, ठीक। तो खुद ही मतलब सेल्फ स्टडी की हमने। तो जो जॉन डन थे उनको मैं आपको बताऊं, मैं एमए भी कर चुका था, उसके बाद भी कुछ सालों तक अगर बात करूँ 2016-17 तक, तो मैं जॉन डन को क्या बोलता था, जॉन डोनी बोलता था, जॉन डोनी। मुझे आज हंसी भी आती है जब कभी इस नाम की बात करूं, मैं इनको जॉन डोनी बोलता था। जब मैंने बाद में यूट्यूब में एक दिन देखा जॉन डन, मैंने कहा DONE डन होता है, तो DONE है, तो बाद में पता चला ये जॉन डन है, जॉन डोनी सॉरी। तो जीवी शॉ की बात चल रही थी। जीवी शॉ को हमने पहले ही बता रखा आपको, 1925 में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ है, ठीक। और ये आयरिश है, और इनका जो मैन एंड सुपरमैन वर्क है, इसमें ही एक हमें थियरी देखने को मिलती है, लाइफ फोर्स थियरी। लाइफ फोर्स थियरी करके हमें देखने को मिलता है, मैन एंड सुपरमैन की हम बात कर रहे हैं। और ये पब्लिश कब हो रखा है, ओरिजिनली इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1903, 1903 में ये पब्लिश हो रखा है, 1903 में ये पब्लिश हो रखा है ओरिजिनली। और ये रिटर्न भी जो है जो अगर बात करें 1903 में ही है। और ये है क्या, ड्रामा, ड्रामा है ये, 4 एक्ट्स ड्रामा है, 4 एक्ट्स ड्रामा है, 4 एक्ट्स ड्रामा है। और इसकी अगर थीम की बात करें, जो थीम हमें दी हुई है, द हाइपोक्रेसी ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी एंड विक्टोरियन सोसाइटीज मॉरल्स एंड कंस्ट्रक्ट्स। जो हाइपोक्रेसी है विक्टोरियन सोसाइटी की, उसके मॉरल्स और कंस्ट्रक्ट्स के बारे में इसमें बताया गया। इसकी थीम, इसकी विषय वस्तु, किसकी बात चल रही थी, मैन एंड सुपरमैन की। 4 एक्ट्स ड्रामा है। और ड्रामा वर्ड को अगर बात करें, ड्रामा की बात करें तो ड्रामा में हमें 4 चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी। कुछ वीडियोज में जो बात करूं तो सीधे सीधे हम फेसबुक पेज पे भी अपलोड कर देते हैं, तो जिनको हम यहाँ यूट्यूब पे नहीं कर पाते। कोचिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें हम पेज पे ही अधिकतर अपलोड करते हैं। तो फिर से बोल रहा हूँ, कुछ आपको एक्स्ट्रा अगर ग्रामर या स्पोकन इंग्लिश या लिटरेचर से चीज़ें सीखनी हो तो आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें देखिए, कॉमेडी, ट्रेजेडी, वन एक्ट प्ले और प्रॉब्लम प्ले, ये मैंने इससे पहले भी बताया था। तो जो हमारे कॉलेज यानी कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर वो भी हमारे भाई बहन कोई जुड़े हों तो उनके लिए भी अच्छा खासा मैटर है। हर एक क्वेश्चन को बनाने की एक टेक्निक होती है। मैंने भी पहली बार में बात करूँ, कुमाऊं यूनिवर्सिटी से एमए किया था, उस टाइम पे उतना अच्छा नॉलेज गेन नहीं कर पाया। बाद में मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से किया। हाँ, उस दौरान ग्रामर बहुत अच्छी हो चुकी थी मेरी, चीज़ों को खाली मैं समझ लेता था। आधा घंटा भी अगर किसी के बारे में सुन लूँ तो उनको अपने वे में एक्सप्रेस करके आता था। वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है बहुत मायने रखता है यहाँ पे अगर बात करें कॉलेज में। ट्रेजेडी क्या है, सैड एंडिंग, ट्रेजेडी है सैड एंडिंग, कॉमेडी है हैप्पी एंडिंग, ठीक। वन एक्ट प्ले एकांकी जिसको बोलते हैं, प्रॉब्लम प्ले गर्ल्स वर्थी, जीवी शॉ भी इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक। गर्ल्स वर्थी का तो आपको पता ही है। अब मैं बात कर रहा था सैड एंडिंग को, अगर एक वर्ड में बोले सैड एंडिंग को बोलते हैं कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफी भी बोल देते हैं बहुत से साथी इसको, कैटास्ट्रॉफ। और अगर हैप्पी एंडिंग की बात करें तो हैप्पी एंडिंग को क्या बोलते हैं, हैप्पी एंडिंग को बोलते हैं डेनोमेंट, स्पेलिंग चेक कर लेंगे, DENOUMENT, डेनोमेंट, हैप्पी एंडिंग, कॉमेडी। ये हमने बात की ड्रामा की। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।